अब हमें फौरी तौर पर इसी जर्सी पर हमला करना होगा। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी इस इंसानियत सोज जुर्म का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा, मिस्टर वालकर, क्या तुम हमारी वहां तक पहुंचने में मदद कर सकते हो? इमरान ने वालकर से मुहातिब होकर कहा, नहीं जनाब, मैं मजबूर हूँ। वहाँ अगर मैं आपके साथ गया तो आप तो मरेंगे, सो मरेंगे, मेरी मौत भी यकीनी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ कोई अजनबी आदमी किसी तरह भी दाखिल नहीं हो सकता। इन लोगों ने इस जजीरे के गिर्द ना नजर आने वाली शुआओं का जाल सा फैलाया है। मैं भी जितनी बार लॉन्च पर गया हूँ, लॉन्च जजीरे से 2 मील दूर रुक जाती थी। फिर ट्रांसमीटर पर लॉन्च का कैप्टन कोई खास गुफ्तगू करता था। इसके बाद उन शुआओं का जाल हटा दिया जाता और लॉन्च जजीरे पर लगती। वहाँ हर आदमी की पूरी तलाशी ली जाती। उसके बाद उसे वहाँ दाखिल होने दिया जाता था। वालकर ने जवाब दिया, ओके ठीक है, हम खुद ही चले जाएंगे। इमरान ने कहा और उस लम्हे जूलिया अंदर दाखिल हुई। मिस जूलियट, वालकर को हाक हाउस से बाहर जाने दें और हमारे लिए किसी तेज रफ्तार लॉन्च का बंदोबस्त कर दें, ताकि हम डॉक्टर हिदायतुल्लाह को जर्सी से छुड़वाने के साथ साथ वहाँ होने वाले इंसानियत सोच जुर्म का भी खात्मा कर सके। इमरान ने कहा, इंसानियत सोच जुर्म? क्या मतलब? क्या कोई खास जुर्म हो रहा है वहाँ? मैंने तो बस इतना सुना है कि वहाँ हाक तंजीम के असलहे के डिपो बनाए गए हैं जो असलहा हाक स्मगल करती थी। जूलियट ने हैरत भरे लहजे में कहा, वहाँ औरतों की तिजारत होती है मिस जूलियट? इमरान ने कहा तो जूलियट बेइख्तियार उछल पड़ी, औरतों की तिजारत? जूलियट ने हैरत भरे लहजे में पूछा, मिस जूलिया, आपको तफसील बताएं कि मैं कुछ खुसूसी असलहा ले लूँ स्टोर से? इमरान ने कहा और तेज से कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जर्सी का चीफ जिम एक कवि हैकल आदमी था। वो इंतहाई मुश्तिल मिजाज और हुस्सावर आदमी था। उसका मिजाज बिल्कुल कदीम ज़माने के बहरी जहाज़ों के उन कप्तानों जैसा था जो गुलामों की तिजारत करते थे और इंसानों को मामूली से अहमियत भी ना दिया करते थे। इंसानों पर जुल्म करना और बेपनाह कत्लो गारत से उन्हें सुकून मिला करता था। जिम का चेहरा इस वक्त गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था, आंखों से शोले निकल रहे थे। ये सब कैसे हो गया? इस बूढ़े अल्फांसो की ये जुर्रत कैसे हुई कि वो हाक को ख़त्म करे? मैं उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसकी एक एक हड्डी तोड़ डालूंगा। जिम ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। वो इस वक्त कमरे में अकेला था। कमरा किसी दफ्तर के से अंदाज में सजा हुआ था। मेज़ पर टेलीफोन और इंटरकॉम भी मौजूद थे। जिम ने जहाँ हर किस्म की जदीद तरीन सहूलियात मुहैया की हुई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी और जिम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। फिर वो तेज़ी से मेज़ के पीछे रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। यस कामीन, उसने गुस्से से दहाड़ते हुए लहजे में कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, आपने मुझे तलब फरमाया है, आने वाले ने मोदबाना लहजे में कहा। बैठो माइकल, जिम ने होंठ चबाते हुए कहा और आने वाला एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें मालूम हुआ कि फाइलैंड पर क्या हुआ? जिम ने कहा। यस बॉस, लेकिन मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। ये भला कैसे हो सकता है कि चीफ बॉस एंड्रियो, बायर, जोलान, डचमंड, आर्नल्ड, रोडनी, जैकी और इस तरह के सारे लोग मारे जा सके? 1130 क्लब, 0 सेक्शन हेडक्वार्टर, ड्रैगन क्लब सब तबाह कर दिए जाएं, पूरे फाइलैंड में मौजूद हाक के आदमी को ख़त्म कर दिया जाए, ये सब कैसे मुमकिन है? और दूसरी बात ये कि इतना कुछ होने के बावजूद हमें किसी किस्म की कोई इत्तला ही नहीं मिली। हालांकि चीफ एंड्रियो पहले जब भी कोई खतरा महसूस करता था हमें लाजमन कॉल करता था। माइकल ने जवाब देते हुए कहा, ये सब कुछ हो चुका है। मैंने आने वालों से तफसीली बातचीत की है। मेरा भाई आर्नल्ड भी मारा जा चुका है और ये सब कुछ उस पाकिस्तानी साइंसदान की वजह से हुआ है जिसे आर्नल्ड ने हमारे पास भेजा था। जिम ने आगे की तरफ झुकते हुए तेज लहजे में कहा, उस बूढ़े पाकिस्तानी साइंसदान की वजह से? वो कैसे बॉस? माइकल ने इंतहाई हैरान लहजे में कहा। एंड्रियो ने किसी मुल्क के कहने पर उस पाकिस्तानी साइंसदान को बर्न से अगवा कराया, उसे फाइलैंड में रख लिया। उसे छुड़वाने के लिए पाकिस्तान से एजेंटों का एक ग्रुप हाई फाइलैंड पहुंच गया। जूलियट ने उसकी इमदाद की और वहां से खौफनाक तबाही का आगाज हो गया। एंड्रियो मारा गया। उसके बाद बायर ने हाक की सरबराही संभाल ली। रचमंड ने मुझे कॉल किया तो मैंने भी उसकी सरबराही कबूल कर ली, क्योंकि बहरहाल मेरा कारोबार उनसे अलायदा ही था और बायर औरत होने की वजह से मेरे कारोबार में मुदाखलत करने की जरूरत ना कर सकती थी, बल्कि इस तरह एंड्रियो को दिया जाने वाला हिस्सा अब ना देना पड़ता था। फिर आर्नल्ड ने उस पाकिस्तानी साइंसदान को जहाँ भिजवा दिया, उसे जो खत मुझे साथ लिखा उसमें उन पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में तफसील लिख दी। उसके बाद के हालात आने वालों से मालूम हुए। फाइलैंड में मौजूद सारे सेक्शन चीफ्स उन पाकिस्तानी एजेंटों और जूलियट के हाथों मारे गए। तमाम अड्डे तबाह कर दिए गए। जूलियट अल्फांसो की भतीजी है। चलाचे अल्फांसो को सामने लाया गया और फाइलैंड के आम लोग अल्फांसो के साथ शामिल हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ से हाक और उसके आदमियों का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। जिन्होंने मुजाहमत की उन्हें हलाक कर दिया गया। या 80-50 लोग पनाह लेकर पच निकले और जहाँ आ गए। जिम ने कहा, ओ मगर आपने भी तो उन्हें हलाक करवा दिया है। माइकल ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे बुज़दिलों से शदीद नफरत है। उन लोगों ने लड़कर जान क्यों नहीं दी, इसलिए मैंने उनसे हालात मालूम करने के बाद उन्हें गोलियों से भून डाला। जिम ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा, यस बॉस, वाकई उनके साथ यही सलूक होना चाहिए था। माइकल ने फ़ौरन ही जिम की तायद करते हुए कहा, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन माइकल, मेरा भाई आर्नल्ड उनके हाथों मारा गया। मैंने उसका इंतकाम भी लेना है। और दूसरी बात ये कि फाइलैंड अल्फांसो के कब्जे के बाद अब हमारा कारोबार कैसे चलेगा? हमें औरतों से भरी हुई लांचें तो लामहला फाइलैंड से ही जहाज़ों पर पहुंचानी है, इसलिए जब तक फाइलैंड पर दोबारा हमारा कब्जा नहीं हो जाता हम कारोबार जारी ही नहीं रख सकते। ना अगवाशुदा औरतें जर्सी पहुंच सकती हैं और ना यहाँ से औरतें वापस जा सकती हैं।
जिम ने कहा तो माइकल बेएहतियात चौंक पड़ा। ओह यस बॉस, आप वाकई बेपनाह ज़हीन है, मेरे जहन में तो ये बात आई ही नहीं। माइकल ने होशामदाना लहजे में कहा, तुम्हारी खोपड़ी के अंदर माइकल का दिमाग है समझे, जबकि मेरे अंदर जिम का दिमाग है, जिम का, जो अब हाक तंजीम का चीफ बनेगा, पूरी तंजीम हाक का। अब फालैंड का सरबराह भी जिम होगा और जर्सी का भी। पूरी दुनिया में मौजूद हाक का कारोबार अब जिम के कंट्रोल में होगा, समझ गए हो? जिम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यस बॉस, बिल्कुल बॉस, मैं तो पहले भी सोचता था कि एंड्रू की बजाय आपको चीफ बॉस होना चाहिए था, माइकल ने और ज़्यादा होशामदाना लहजे में बात करते हुए कहा। वो तुम्हें बस एंड्रू का लिहाज करता था। बहरहाल सुनो, अब मैंने फैसला किया है कि पूरी ताकत से फालैंड पर हमला करूंगा और वहाँ मौजूद हर शख्स को कत्ल कर दिया जाएगा। अब औरतों, बच्चों, बूढ़ों समेत ये इस एंड्रू ने हमाकत की थी कि हज़ारों लोगों को वहाँ रहने दिया था। मैं ऐसी हमाकत नहीं कर सकता। वहाँ सिर्फ हाक के आदमी रह सकेंगे, सिर्फ हाक के। जिम ने ज़ोर से मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा। यस बॉस, लेकिन वहाँ तो हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, ये सब कैसे कत्ल होंगे? माइकल ने खौफजदा होते हुए कहा। सबको कत्ल होना पड़ेगा, सबको। इसके लिए मैंने एक मंसूबा बनाया है कि हम सब अपने सब मुसल्लह अफराद को लांचों पर लाद कर रात को फालैंड पर उतर जाएं। उसके साथ ही पूरे फालैंड पर राकेटों से हमला कर दिया जाए, हर इमारत तबाह कर दी जाए, हर आदमी को हलाक कर दिया जाए। इसके लिए मैंने फालैंड को 4 सेक्टर्स में तकसीम कर दिया है। मैं खुद सेक्टर नंबर 1 को कंट्रोल करूंगा, तुम सेक्टर नंबर 2, राशिल सेक्टर नंबर 3 और एंथोनी सेक्टर नंबर 4 को कंट्रोल करेगा। जिम ने जेब से एक नक्शे को निकालकर मेज़ पर फैलाते हुए कहा। यह फालैंड का नक्शा था और उस पर सुरख पेंसिल से 4 हाने बनाए गए थे। यस बॉस, असलहा तो हमारे पास बेशुमार है, हम आसानी से ये मिशन मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन बॉस, उन पाकिस्तानी एजेंटों और जूलियट को तो खसूसी सज़ा मिलनी चाहिए जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, माइकल ने कहा। ओह हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन वो पाकिस्तानी एजेंट तो उस नकली साइंसदान वालकर को लेकर चले गए होंगे। मुझे आर्नल्ड ने हाथ में उस साइंसदान के बारे में मुकम्मल तफसील लिख दी थी कि उसने अपने एक आदमी वालकर पर जरगर से मेकअप कराकर उसे साइंसदान बनाकर 1130 क्लब में रखा है, ताकि अगर वो पाकिस्तानी एजेंट किसी तरह कामयाब भी हो जाए तो वो असल की बजाय नकली साइंसदान को ही हासिल कर सकें। और ये बात मैं भी जानता हूँ कि जरगर का किया हुआ मेकअप कोई माहिर से माहिर आदमी भी नहीं पहचान सकता, जिम ने जवाब देते हुए कहा। फिर भी वो जूलियट तो वहाँ होगी। और हाँ बॉस, उस साइंसदान का क्या करना है? उसे हलाक ना कर दिया जाए? नहीं, अभी उसे हलाक नहीं करना। आर्नल्ड के मुताबिक एक बहुत बड़े मुल्क ने उसे अगवा कराया है। आधी रकम पेशगी एंड्रू ने उनसे वसूल की और आधी उस वक्त उन्होंने देनी थी जब एंड्रू ने उन्हें ये इत्तला देनी थी कि उसे तलाश करने वाले मुकम्मल तौर पर उसकी तलाश में नाकाम हो चुके हैं। उसके बाद इस मुल्क के आदमियों ने आना था और उस साइंसदान से पूछ-गुछ करनी थी और ये आधी रकम भी इंतहाई हतीर रकम है। इसलिए हाक का चीफ बनने के बाद मैं खुद इत्तला देकर उन लोगों को फालैंड बुलवाऊंगा और उनसे ये हतीर रकम वसूल करूंगा, जिम ने कहा। ठीक है बॉस, माइकल ने जवाब देते हुए कहा। तुम जाकर असलहा वगैरह स्टोरों से निकलवाओ, मैं राशिल और एंथनी को तैयार कराता हूँ, जिम ने कहा। और माइकल सर हिलाता हुआ उठा और सलाम करके वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। माइकल के जाने के बाद जिम ने रिसीवर उठाने के लिए टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि साथ पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी और जिम ने चौंक कर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस, जिम ने इंतहाई तहकुमाना लहजे में कहा। जर्मन बोल रहा हूँ बॉस, वॉच टावर से एक बड़ी लॉन्च फालैंड की तरफ आ रही है। दूसरी तरफ से एक मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। लॉन्च आ रही है? कितने आदमी हैं उस पर? जिम ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अभी लॉन्च दूर है जनाब, नज़दीक आने पर ही मालूम हो सकेगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, अब कौन हो सकता है वहाँ पर? ठीक है, मैं उड़ा रहा हूँ वॉच टावर पर, जिम ने तेज़ लहजे में कहा और इंटरकॉम का रिसीवर केडर पर पटक कर वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ लिपका। थोड़ी देर बाद वो अपनी मखसूस कार में बैठा हुआ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जजीरे के वस्त में बने हुए एक मुल्हिका कमरे में आ गया। जजीरा घने दरख्तों से ढका हुआ था और तमाम अहम तामीरात ज़ेरे ज़मीन बनाई गई थी। जजीरे के ऊपर सिर्फ चंद इमारतें थीं और ये वॉच टावर भी हालांकि लोहे का बना था। उसके अंदर बाकायदा लिफ्ट नस्ब थी, लेकिन उसे डिज़ाइन में ऐसा दिया गया कि वो भी दूर से एक बुलंदो बाला दरख्त ही लगता था। उस पर रंग भी आम दरख्तों जैसा ही किया गया। इस वॉच टावर में उसने इंतहाई जदीद किस्म की मशीनरी नस्ब कराई थी। इस वॉच टावर की मदद से वो न सिर्फ जजीरे के चारों तरफ दूर दूर तक समंदर का जायज़ा ले सकते थे, बल्कि उस पर नस्ब महसूस गनों की मदद से वो दूर तक किसी बड़ी लॉन्च या छोटे जहाज़ को तबाह भी कर सकते थे। मज़ीद हिफाजत के लिए जजीरे के चारों तरफ नज़र न आने वाली शुआओं का जाल भी काफ़ी बुलंद था। इसका कंट्रोलिंग सिस्टम भी वॉच टावर में ही था। थोड़ी देर बाद जिम वॉच टावर के नीचे बने हुए दफ्तर में पहुंच गया। फिर चंद लम्हों बाद ही लिफ्ट ने उसे ऊपर बने हुए एक बड़े हालनुमा कमरे में पहुंचा दिया, जिसकी चारों साइडें हाली थी और में रिवॉल्विंग गनें नस थीं जो कंप्यूटर कंट्रोल करती थीं। हाल में ज़मीन से 6 फुट ऊंचाई तक चारों तरफ मशीनरी नस थी, उसके ऊपर हाला था जिसमें गनें नस थी और आखिर में छत थी। हाल के दरमियान में कंट्रोलिंग मशीन नस थी। ये एक मुस्ततील लेकिन इंतहाई तवीलो अरीज स्टैंड पर रखी हुई ऊंचाई में कम और लंबाई में तवील फैली हुई मशीन थी, जिसके अंदर बेपनाह बेशुमार बटन और छोटे बड़े बल्ब थे। दरमियान में एक बड़ी स्क्रीन थी, सामने 2 कुर्सियां मौजूद थी जिनमें से एक पर एक सफ़ेद बालों वाला अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। ये जर्मन था। मशीनरी इंचार्ज टावर पर मौजूद तमाम मशीनरी उसी के कंट्रोल में रहती थी।
और सारी मशीनें चूंकि खुदकार थी, इसलिए हाल में सिवाय जर्मन के और कोई आदमी ना था। आइए बॉस, ये देखिए स्क्रीन पर, जर्मन ने उठकर खड़े होते हुए कहा और जिम ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरी हाली पड़ी हुई कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी, जिसमें ठाठे मारता हुआ समंदर हद निगाह तक फैला हुआ नजर आ रहा था। उसके अंदर एक नक्ते के बराबर लांच नजर आ रही थी। ये फाइनलैंड की तरफ से आ रही है, जिम ने पूछा। यस बॉस, जर्मन ने जवाब दिया। उसे फोकस करके क्लोजअप में लाओ, जिम ने होंठ चबाते हुए कहा। रेंज में आने वाली है जनाब, सिर्फ चंद मिनट मजीद इंतजार करना पड़ेगा, जर्मन ने कहा और जिम ने सर हिला दिया। नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। फिर अचानक जर्मन उठा और उसने मशीन पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। उसके साथ ही स्क्रीन पर फैला हुआ समंदर तेजी से सिमटने लगा और वो नुक्ते की तरह नजर आने वाली लांच अब तेजी से बड़ी होने लग गई। चंद लम्हों बाद स्क्रीन की बजाय समंदर की बजाय लांच का ही क्लोजअप नजर आने लगा और जिम जो गौर से स्क्रीन को देख रहा था बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसको इस बड़ी लांच में 4 पाकिस्तानी मर्द और एक सीस नदाद औरत और जूलियट बैठी हुई नजर आ रही थी। लांच चलाने वाला भी पाकिस्तानी था। हाँ, तो ये पाकिस्तानी और जूलियट को इल्म हो गया कि असल साइंसदान यहाँ जर्सी में मौजूद है और ये लोग उसे छुड़वाने के लिए आ रहे हैं। मैं उनके जिस्मों की एक एक हड्डी हाथों से तोड़ दूंगा। अच्छा हुआ यहूदी अलहदा होकर आ गए। मैंने उनसे अपने भाई आर्नल्ड और चीफ एंड्रियो का इंतकाम लेना है, जिम ने इंतहाई उसीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और एक झटके से कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। जर्मन खामोश खड़ा था, उसने कोई बात ना की। जर्मन, ये बताओ, क्या ये लोग इसी तरह बेहोश या बेहिस हरकत कर सकते हैं? जिम ने अचानक खड़े होकर जर्मन से मुखातिब होकर कहा। बाहर तो नहीं हो सकते, अलबत्ता अगर उन्हें ब्लू हाउस में ले जाया जाए तो वहाँ हो सकते हैं। बाहर तो सिर्फ उनकी लांच को रॉकेट गन से उड़ाया जा सकता है, जर्मन ने जवाब देते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं उन्हें आसान मौत नहीं मरने दूंगा, मैं उन्हें अपनी मर्जी की मौत मारूंगा। उनसे राब्ता कितनी देर में हो सकता है? जिम ने कहा। ट्रांसमीटर पर तो राब्ता अभी हो सकता है, जर्मन ने जवाब देते हुए कहा।